This is the Saif Malik Gallery. कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ऐसे लोगों के दुख दर्द को समझने वाले, लोगों के उत्साह को बढ़ाने वाले कवि गज़लकार दुष्यंत कुमार त्यागी जी, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम विरासत में मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक, द सैफ मलिक गैलरी से। आज हम बात करेंगे दुष्यंत कुमार जी के सुपुत्र आलोक कुमार त्यागी जी से। उनका दुष्यंत कुमार जी के बारे में, क्योंकि उनका जन्म से लेकर पूरे जीवन का जो सफ़र था वो आलोक त्यागी जी ने जितने पास से, जितने करीब से देखा है वो आप हमने नहीं देखा। आज हम बातचीत करके उनके जीवन के बारे में कुछ बातें आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आलोक त्यागी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप तो खैर बहुत भाग्यशाली हैं कि क्योंकि आपने इतने बड़े कवि, इतने बड़े गज़लकार दुष्यंत कुमार जी, जो आज सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जिनको चैप्टरों में बच्चों ने पढ़ा है। जहाँ तक मुझे ध्यान है कि 11th क्लास में आरोह भाग 1 भी पढ़ाया जाता था। शायद आपने भी पढ़ा हो, आपने भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले तो आप उनके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। और जहाँ तक मेरे पिताजी का सवाल है, तो वो मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, वहीं उनका जन्म हुआ। जो शुरुआती उनकी जो परवरिश हुई वो एक ऐसे माहौल में हुई, वो जमींदाराना, चूंकि वो जमींदार के साहबजादे थे, और उनकी पूरी पढ़ाई जो है वो उत्तर प्रदेश में ही हुई ज़्यादातर। शुरुआती जो दौर होता है हायर सेकेंडरी तक का, वो उनका मुजफ्फरनगर और चमदौसी होते हुए जब वो कॉलेज में आए तो वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंच चुके थे। और मज़े की बात ये थी कि कविताएं उन्होंने जो है वो मुश्किल से 10-12 साल से शुरू कर दी थी। और जब तक वो 11th-12th में आए थे तब तक वो अपनी एक साहित्यिक मैगजीन का संपादन उन्होंने शुरू कर दिया। अच्छा। तो जब वो इलाहाबाद पहुंचे हैं, इलाहाबाद मतलब उस समय साहित्यकारों का गढ़ हुआ करता, जिसमें जितने बड़े नाम आप हिंदी साहित्य में, हिंदी क्या बल्कि फिराक साहब भी उस समय थे, उर्दू के भी जितने बड़े दोनों अदब के लोग वहां पर इलाहाबाद में मौजूद थे। अब जो वो ऐसे माहौल में पहुंचे हैं, तो करीब वो शायद 24-25 साल के रहे होंगे तब उनका पहला कविताओं का संकलन निकला। तो ये उनकी एक छोटी सी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। और फिर वो इलाहाबाद से फिर जो है, फिर उसके बाद वो दिल्ली होते हुए और फिर भोपाल आ गए, और भोपाल आ गए तो भोपाल में रम गए। फिर भोपाल में बेहद पसंद आया जी। भोपाल में कविता के साथ साथ गजलें भी लिखने लगे। देखिए, गजलों का उनका ऐसा रहा कि उन्होंने जो है, जब वो गीत लिखते थे जी, उस समय हिंदी के एक बहुत बड़े कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह हिंदी के कवि होते हुए भी उन्होंने उस समय जो गजलें कह रहे थे, तो दुष्यंत जी की दिलचस्पी गजलों में तब पैदा हुई। अच्छा। गजलों का ऐसा था कि ज्यादातर तो जो मतलब उर्दू अदब में ही गजलों का चलन ज्यादा था, और गजलें जो थी उर्दू अदब में ज्यादा प्रचलित भी थी और चर्चित भी थी, और लोगों द्वारा पसंद भी बहुत की जाती थी। हिंदी में गजल का उतना चलन था नहीं। हालांकि हिंदी में शुरुआत जो है अमीर खुसरो से होती, उन्होंने भी हिंदी में गजल लिखी। उसके बाद फिर जो हिंदी के बड़े बड़े जो नामचीन कवि हैं, उसमें जिसमें आप भारतेंदु को लगा लें, निराला लगा लें, त्रिलोचन लगा लें, शमशेर बहादुर सिंह जो थे, ऐसे बड़े बड़े कवियों ने गजल की लिखने की हमेशा कोशिश की, और कोशिश करके फिर वो अपनी विधा में लौटते चले गए। किसी ने गजल को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना लिया जाना चाहिए। और जहां तक दुष्यंत जी की बात है, दुष्यंत जी
ने उस समय गजल कही जब शमशेर बहादुर सिंह ने शुरू की, और उसके बाद उन्हें भी लगा कि यार ये तो मतलब ये मेरे ख्याल से मेरी रुचि की चीज नहीं है उस समय। तो जब इमरजेंसी आई, ये 74-75 की बात है, जबकि हिंदी कविता जो है पाठकों से दूर होती चली जा रही थी। मतलब उस समय जबकि आम आदमी को, जिसकी जबान बंद कर दी गई थी, जिसके सारे हुकूक छीन लिए गए थे, ऐसे समय में कविता को या साहित्य को आम आदमी के साथ में खड़ा होना चाहिए था, पर वो कविता खड़ी नहीं हो रही थी। एक ऐसी विधा की जरूरत दुष्यंत जी को महसूस हुई जो लोगों से संवाद कर सके, और गजल संवादी तो है, गजल बातचीत है, पर गजल पारंपरिक रूप से बातचीत अपनी प्रेमिका से है। दुष्यंत जी का ये बड़ा योगदान ये रहा है कि उन्होंने गजल को प्रेमिका से बातचीत के बजाय आम लोगों से, आम लोगों के दुख दर्द से, आम लोगों की तकलीफों से, उससे जोड़कर, और उन्होंने हिंदी परंपरा से उसे जोड़ा। तो दो काम किए, एक तो आम आदमी की तकलीफ से जोड़ा, और दूसरा फिर गजल को हिंदी की जो एक बहुत ही विशाल और विराट जो परंपरा रही है, उस परंपरा से जोड़ा। तो इन दो परंपराओं से जोड़ने का जो उन्होंने काम किया, इसलिए उन्हें हिंदी गजल का प्रणेता, हिंदी गजल का प्रवेश द्वार, या हिंदी गजल का परंपरा पुरुष वगैरह किस तरह की जो चीजें, तो ऐसे गजल में, और उसमें ये मानना पड़ेगा कि भोपाल की बहुत बड़ी भूमिका रही, क्योंकि भोपाल जो है अपने आप में शायरी का गढ़ रहा, और उनका इंटरेक्शन होता था ताज भोपाली से, तो बहुत ज्यादा उनका इंटरेक्शन होता था पूरा का पूरा। तो जाहिर है कहीं ना कहीं वो भी परोक्ष रूप में रहा होगा उसका भी प्रभाव, क्योंकि ये लोग मिलते रहते थे नियमित रूप से। और ताज साहब और कैफी साहब, ये लोग जो है, ये लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट में जहाँ दुष्यंत जी काम करते थे, वहाँ शायद वहां से वजीफे मिलते थे या पता नहीं, पर किसी कारण से वो लोग वहां पर आते जाते रहते थे, तो उनका मिलना मिलाना भी था। तो ये भी था कि एक तो उस दौर की जरूरत थी, गजल जो है इस तरह से वो गजलकार भी हुए, पर मूलतः तो वो कवि थे। और शुरू में उन्होंने जो है मतलब जैसे मैंने बताया कि रचना यात्रा शुरू होती है गीतों से, फिर वो आते हैं कविता की तरफ। और कविता चूंकि उस समय का ट्रेंड था, नई कविता जो थी, जिसमें अज्ञे और ये लोग लिख रहे थे प्रयोगवादी, तो उनकी, और जब उनका पहला काव्य संग्रह आया जो मैंने बताया 24-25 साल में आया था, वो जैसे ही वो संग्रह आया है 24, और वो तभी रातों रात उनको इतनी प्रसिद्धि मिली है, जैसे अंग्रेजी राइटर बायरन के बारे में कहते हैं कि उन्होंने बायरन जैसे ही आए और बायरन रातों रात छा गए, तो वैसे ही अपने पहले गजल, उसका नाम था सूर्य का स्वागत, और जो गजल का संग्रह है उसका नाम है साय में धूप। अब आप देखिए यात्रा है, कभी वो सूर्य का स्वागत कर रहे हैं, और कभी इमरजेंसी के दौर में उन्हें जो है साय में भी धूप लग रही है, साय में धूप, क्योंकि जो पूरा एक हमने तामझाम पूरा तंत्र बनाया हुआ है लोगों को छांव देने के लिए, उसमें लोगों को धूप लग रही है। ये पूरी उनकी इस तरह की एक सारांश में है तो रचना यात्रा। मतलब सोच इतनी बड़ी थी कि आप सोच भी नहीं सकते कि साय में धूप, मतलब इमरजेंसी का समय था। बिल्कुल, और इमरजेंसी में देखिए आपको भी याद होगा, क्योंकि आपने भी वो दौर देखा होगा, हम तो छोटे छोटे थे, मैं कॉलेज में था उस समय, और इमरजेंसी ये सरकारी नौकरी में थे, और सरकारी नौकरी में रहते हुए ये सरकार का विरोध कर रहे थे उसके अंदर। इन्होंने इंदिरा गांधी को कविता लिखी थी उसमें कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, और कहाँ चराग मयसर नहीं शहर। और इतना ही नहीं, सरकार को ही नहीं, वो तो आम आदमी को भी कि तुम बर्दाश्त क्यों कर रहे हो ये सब? न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए, मतलब उसमें आम आदमी को भी लताड़ने से वो बाज नहीं आते। फिर बाद में वो लोकतंत्र के लिए कहते हैं कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर। ये गुलमोहर इतना बड़ा प्रतीक है, इतना बड़ा लोकतंत्र का प्रतीक है, ये उन सारे वायदों का प्रतीक है जो कि सरकारों ने हमसे किया है, और हम उनको लेके बैठे हुए हैं, और ये सरकारें जो हैं ये नदारद हैं उन वायदों को डिलीवर करने के मामले में। तो ये सारी चीजें, ये उनका सोच का फर्क था। आपने कोर्स के बारे में कहा, तो कोर्स में तो स्कूल में ही नहीं, वो कॉलेजेस में भी पढ़ाए गए। उनका एक उपन्यास है जो कि यहाँ बीकॉम में लगा हुआ था, उनका एक काव्य नाटक है, काव्य नाटक हिंदी साहित्य में 2-3 ही काव्य नाटक लिखे गए जो चर्चित हुए, जिसमें एक डॉक्टर धर्मवीर भारती का अंधा युग है, और दूसरा इनका है काव्य नाटक एक कंठ विश्वाई। और एक कंठ विश्वाई जो है कई यूनिवर्सिटीज में चलता रहा है, पिछले दिनों ग्वालियर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जा रहा था। तो उनके उपन्यास भी कोर्स में रहे हैं,
कविताएं भी रही हैं, गजलें तो चली रही हैं। चलिए अभी आज ही मैंने परमिशन भेजी है, वो कोई किसी कोर्स में कहीं लगी है, वो तो अनुमति मांगते हैं कि हम ये जी 2 गजलें लेना चाहते हैं। तो उनकी सारी रचनाएं जो है, मतलब बहुत ही मतलब ये कहते हैं ना कि जो मकबूलियत या लोकप्रियता जो है ये खुदादाद होती है, जी ऐसे ही नहीं सबको ऐसे मिलती है। उनको उनका जी सौभाग्य था कि उनका उनको ये सौभाग्य मिली। था और आम लोगों का भी सौभाग्य है कि वो इतनी अच्छी चीज लिख गए कि वो एक मैसेज देती है। बिल्कुल, कि आम आदमी के साथ, आम आदमी का देखिए एक दौर में, इमरजेंसी का दौर मुझे याद आता है, क्योंकि मैं कॉलेज में था और जी कॉलेज के लोग भी आंदोलन में शामिल थे उस समय, जी जयप्रकाश जी के साथ। मुझे याद आता है कि उस समय जबकि पूरा विपक्ष, ये जितने लोग सत्ता में आज बैठे हुए हैं, ये जी सब जेलों के पीछे थे उस समय। आप देखिए जितने बड़े बड़े नेता थे भाजपा के, जी वो सारे के सारे उस समय थे। तो उस समय जो एक आम आदमी की आवाज, जो कि नॉर्मली विपक्ष उठाता है, पर ये चूंकि जेलों में बंद थे, तो ये जिम्मेदारी साहित्यकारों पे आ गई थी। जी पर आप देखेंगे गिने चुने साहित्यकार थे जिन्होंने उस समय बोलने की हिम्मत की, क्योंकि जो भी मुंह खोलता था वो बंद कर दिया जाता था पूरा का पूरा। जी ये सरकारी नौकरी में होके बोले तो इनके एक्सप्लेनेशन कॉल हुए और सरकार बहाना ही ढूंढ रही थी, और हमें तो लगता था किसी भी दिन भी कुंडी खटखटाई जाएगी और और इनको उठा उठा के, लिया जाए। क्योंकि उन्होंने सीधा इंदिरा गांधी पे ही ये गजल लिखी थी कि एक गुड़िया की कई कटपुतलियों में जान है, हाँ एक शायर ये तमाशा देख कर हैरान है, खास सड़कें बंद हैं सारी मरम्मत के लिए, ये हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान। और इसी में था एक बड़ा शेर, जो कि जयप्रकाश जी उस समय लीड कर रहे थे पूरे आंदोलन को। जी जयप्रकाश जी के लिए उन्होंने कहा था, एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान। जी कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान। बहुत सही। तो इस तरह की जो, इस तरह का खुल के विरोध करना जो है, हाँ देखिए नॉर्मली गजल बड़ी नाजुक ख्यालों की चीज है, जी और गजल में इस तरह के भारी भरकम भाव और दुख तकलीफ और ये राजनीतिक चीजें, जी या तो पाकिस्तान में फैज ने उठाई हैं, जी या यहाँ पर जो है दुष्यंत ने दुष्यंत उठाई कुमार हैं। बताइए। क्योंकि हालात जब ऐसे बनते हैं, जी पाकिस्तान में ऐसे हालात बने तो फैज उभर के आए, जी जब यहाँ पर इमरजेंसी में इस तरह के हालात बने तो फिर दुष्यंत उभर के आए। तो हालात भर की, के आए, लोगों को सपोर्ट किया जी तो उनको उसका इनाम भी मिला। फिर आप जी देखिए हिम्मत की, तो गिरफ्तार भी नहीं हुए और ऊपर से इनाम भी मिला। हाँ, इनाम मतलब लोगों की मोहब्बत मिली, ये मोहब्बत बहुत भी बड़ा मिली इनाम। और अवार्ड्स भी मिले। नहीं, अवार्ड उन्हें नहीं मिले दुष्यंत जी को, नहीं मिले। कोई अवार्ड नहीं मिला। दुष्यंत जी के साथ यही चीज रही है कि हाँ उन्होंने जो है, मतलब चूंकि सरकार की मुखालफत करेंगे आप, जी तो अवार्ड तो सरकार ही देती है ना। जी तो इस तरह का कोई, दुष्यंत जी को कोई अवार्ड नहीं मिला। ये जो पब्लिक की मोहब्बत का अवार्ड मिला। पब्लिक की मोहब्बत इतनी कि आप देखिए उनका जो साए में धूप है, जी ये इंडिया का रिकॉर्ड है कि कोई गजल या कविता की किताब इतनी नहीं छपी। जी उसके 75 एडिशन निकल चुके। कविता की संग्रह के 2-4 एडिशन भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात जी हो। और ये तो प्रकाशक कह रहे हैं कि उससे 10 लाख से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं, ना जाने कितनी बिकी होंगी, ये पता नहीं। जी 10 लाख की तो वो घोषणा करते हैं। तो ये लोगों की मोहब्बत ही तो है कि सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ऐसे ऐसे कहें कि टाइटल से नवाज रहे हैं जी कि वो परंपरा पुरुष हैं, या प्रवेश द्वार हैं, या प्रणेता हैं। तो ये इस मोहब्बत से बड़ी और चीज क्या हो जाती बिल्कुल है? आपने लोगों के दिलों में घर बना लिया, जी इससे बड़ी इससे कोई बड़ा बात कोई पुरस्कार नहीं हो सकता। और ये जी चीज है कि अब देखिए कि उनको विपक्ष के लोग भी वैसे ही कोट करते हैं जी जैसे कि सत्ता के लोग सत्ता की। करते हैं। और मोदी जी तो उन्हें कुछ ज्यादा ही कोट करते हैं। पीछे मैंने देखा वो एक 3-4 बार बल्कि मैं सुन चुका हूँ, उसमें एक उनका बड़ा पसंदीदा शेर है कि न, हमसे अपील है कि हमें वो मदद करें, जी हमसे अपनी हमसे अपील है जी कि हमें वो मदद करें, चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। तो ये उनका है। और तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो इस तरह के कई बहुत सारे शेर जो हैं, वही आपने शुरू में बताया, ये जी कि मैंने बताया कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा गंगा निकलनी निकलनी चाहिए, चाहिए। और बिल्कुल कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, जी एक पत्थर तो तबीयत से उछालो या अच्छा हो। और पॉलिटिकल कमेंट मेरे ख्याल से इससे तीखा कहीं नहीं होगा, और खासतौर से यदि बोल दें तो तिलमिला जाते हैं लोग कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, जी ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है।
इस तरह के ढेरों राजनीतिक शेर हैं जी, जो कि बेहद कोट की याद है। मेरे ख्याल से उन्होंने जो उनका संग्रह है उसमें मुश्किल से 52 गजलें हैं, जी, पर इन 52 गजलों ने हिंदी के अंदर एक पूरा ट्रेंड शुरू कर दिया है गजल का पूरा का जी, पूरा, जो पहले भी प्रयास हुए पर नहीं हो पाया, पर अब जो है वो ट्रेंड जो चला है। तो इस समय आप देखिए हिंदी कविता में जो सबसे ज्यादा चीज लिखी जा रही है वो गजल लिखी जा रही है, गजल कही जा रही है जी, आजकल। बिल्कुल सही और बात। ये सिलसिला जो है जी, ये साए में धूप जो दुष्यंत जी की किताब है उसके बाद से जो शुरू होता है जी, तो अनवरत अनवरत चला आ रहा है। और मेरे ख्याल से आज की तारीख में कम से कम नहीं तो 4-5 हज़ार लोग तो गजलें कह रहे होंगे। बहुत, बहुत लोग कह बहुत रहे आज तो बिल्कुल एक होड़ सी लगी हैं। है, बिल्कुल बिल्कुल। होड़ सी लगी है गज़लें कहने की। जी जी लेकिन अब थोड़ा-थोड़ा मुझे लग रहा है कि कवि लोग भी जाग रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि हम भी कविता को और आगे बढ़ाएँ और बढ़ाना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, जी, क्यों नहीं। कविताएं भी गीत भी, पर जो इसमें एक सब लोकप्रिय विधा के रूप में जो उभर रही जी, है वो जो गजल क्षेत्रीय है। भाषाओं के जो गीत हुआ करते थे, लोकगीत होते थे उनके, जी जी वो सब भी बढ़ना चाहिए। जी जी बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इतने बड़े कवि थे दुष्यंत कुमार जी, उनको कविता लिखते थे, लोगों की पीड़ा को समझते थे, दर्द को समझते थे। उनके साए में आपका बचपन कैसा बीता है? आपके साथ क्या अंतर है? देखिए ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मुझे बहुत ज्यादा समय उनके साथ नहीं मिला। जी, एक तो ये है कि वो असमय चले गए, आपको पता ही है कि 42 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। जी, और जब स्कूल का मामला था तो मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा, तो जी, तब मैं उनके पास नहीं रहा। जी, और जब मैं बोर्डिंग स्कूल से भोपाल आया, ये मतलब मैं 72 में भोपाल आया, 75 में दुष्यंत जी की डेथ हो गई। जी, तो मैं 72 में जब भोपाल आया तो असल में वो इतने सोशल आदमी थे जी, और उनके संपर्क इतने व्यापक थे, मतलब सब तरह के, और लोगों की मदद बहुत बहुत करते थे वो। जी, होता ये था कि शाम को जैसे ही वो ऑफिस से लौटते तो घर में एक मजमा सा जम जाता था पूरा जी, का पूरा। मिलने वाले, काम करवाने वाले, ये वो, मतलब गवर्नर से लेकर सब तक, क्योंकि अपने पढ़ने लिखने की वजह से ब साहित्यकारों से तो उनके संबंध थे ही, जी, और बाकी भी उनके अपने राजनीतिक रसूख और ये हो। तो उस पूरी भीड़ भाड़ में मतलब ये है कि मेरा पढ़ना लिखना बड़ा मुश्किल हो रहा था। जी, तो मैं भोपाल में पढ़ते हुए भी मैं रहता था हॉस्टल में, अच्छा। क्योंकि वो नहीं तो चाय लाओ, बिस्किट लाओ और वो सिगरेट पान लाओ, उसी में लगे रहते थे तो हमारी पढ़ाई पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं नहीं हो पाती पाती। थी। जी, मैंने पापा से कहा, पापा मैं तो अब मैं हॉस्टल में रहूंगा जाके, भी मैं जी, तब भी मैं उनके पास नहीं रह पाया। हाँ, अब वो जब सिर्फ मतलब फर्स्ट ईयर के बाद, उस समय सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, वो 2 साल ऐसे थे जी, जब ये पूरा आंदोलन भी चरम पे था। 74-75 की बात है। जी, ये पूरा जो इमरजेंसी के खिलाफ, इमरजेंसी से पहले और इमरजेंसी के बाद, ये वाला जो दौर था पूरा, जी, उस पूरे दौर में मैं उनके साथ जी, मैं घर पे रहा, जी, वहां पर रहा, और तब मुझे ये सारी चीजें देखने और समझने का मौका मिला। तो जी, मैं ये कह सकता हूँ कि जब से मेरी समझ विकसित हुई है जी, तो वो 2 साल मैंने उनके साथ बिताए हैं। जी, और वो भी एक इतना महत्वपूर्ण दौर था, जी, जबकि ये मतलब हिंदी गजल का उद्भव भी हो रहा था पूरा का पूरा, जी, और ये इमरजेंसी के खिलाफ जो है सारे एक आंदोलन भी चल रहे थे। और उस समय साहित्य की भूमिका क्या होती है और क्या होनी चाहिए, जी, साहित्य क्यों जरूरी है, वरना साहित्यकारों में क्या सुर्खाब के पर लगे हुए हैं, क्यों उनका सम्मान किया जाए? जी, इसीलिए किया जाए चूंकि वो आम आदमी की आम के आदमी। साथ में जी, उसका संबल बन सके, जी, उसको उसका हौसला बढ़ा सके जब ऐसे दौर से वो गुजरे, जी, या समाज जब ऐसे दौर से गुजरे। तो ये चीजें जो है मुझे फॉर्चुनेटली वो 2 क्रूशियल ईयर्स वो मुझे साथ में पापा के रहने का मौका मिला। जी। और क्योंकि इतने समय चले गए, उस समय की पता कुछ होता। खट्टी-मीठी यादें होंगी आपकी, उस 2 बहुत। साल के दौरान की? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मतलब मेरी मतलब कॉलेज की एक तो ये कि मैं उस समय कॉलेज में था। जी, और एक तो इसे खट्टी कह लें या मीठी कह लें, जैसी जी, भी थी, तो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में, क्योंकि मैं बोर्डिंग स्कूल से आया था, तो फर्स्ट ईयर में हम लोग बड़े सक्रिय थे। मैं अपनी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव था, और वहाँ पर एक प्रोफेसर के ट्रांसफर को लेकर आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन में हमने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उस आंदोलन में वो भी शामिल थे जो बड़े चर्चित कवि हैं इस समय, लीलाधर मंडलोई। जी, मंडलोई जो डायरेक्टर जनरल रहे हैं दूरदर्शन के, ऑल्टरनेट रेडियो के स्टेशन डायरेक्टर भी यहाँ रहे हैं। जी, तो लीलाधर हमारे 1 साल सीनियर थे, वो भी हम सब, क्योंकि बेसिकली जो प्रोफेसर थे वो आर्ट्स वाले ही प्रोफेसर थे, हम तो साइंस के थे, जी, पर वो आर्ट्स के प्रोफेसर थे, और आर्ट्स वाले चूंकि आंदोलनरत थे, जी, और हम चूंकि रिप्रेजेंटेटिव थे, चूंकि स्टूडेंट काउंसिल में थे, भी सक्रिय हो गए। वो आंदोलन इतना बढ़ा, जी, इतना बढ़ा कि प्रिंसिपल ने सब लोगों के
मतलब हॉस्टल बंद करवा दिए, सबको घर भेज दिया और सबके माँ बाप को तलब कर लिया अच्छा और कॉलेज से निकालने की नौबत आई। पापा को भी बुला लिया, पापा से कहा कि भाई ये आपका बेटा बिगड़ रहा है, ये देखिए ये तो मतलब इन सब चीजों में उलझ रहा है, तो अच्छा खासा लड़का था तो पापा ने कहा देखिए मुझे पूरे आंदोलन के बारे में पता है जी और जहां तक इस विषय का सवाल है, हमारी घर में इस बारे में चर्चा हुई है उससे, वो कन्विंस्ड है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। सही है। यदि आप कन्विंस्ड हैं कि वो गलत कर रहा है तो आपको जो कार्रवाई आप जो करनी है एक्शन आप लेने करें। पर मैं ये चाहता हूं कि मेरा बेटा सीखे कि यदि अपने कन्विक्शंस के साथ यदि जीना है तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। आप यदि अपने कन्विक्शन के साथ जी सकते हैं, पर यदि आप कन्विक्शन के साथ जीना है जिसे आप मानते हैं कि सही है, उसके लिए कीमत चुकानी आनी चाहिए। तो इसलिए मैं इसमें दखल नहीं दूंगा, आप जो आपको कार्रवाई करनी है करें। और जहां तक इसका सवाल है कि बिगड़ रहा है, तो कम से कम 10 सर्टिफिकेट जो है पिछले 6 महीने में आप ही उसे दे चुके हैं कि बेस्ट स्पोर्ट्समैन का, बेस्ट एथलीट का, क्लास में जो है सेकंड थर्ड आया है। तो जहां से मैं देख रहा हूँ, मुझे तो नहीं लग रहा कि मेरा बच्चा बिगड़ रहा है। हाँ, ये बात अलग हो सकती है कि किसी मुद्दे पे वो उसकी ना इत्तेफाकियां हो सकती हैं लोगों से, पर मैं इसमें ये आपका अधिकार है, यदि आप उसे कॉलेज से निकालना चाहें बिल्कुल निकालें। वो कॉलेज से तो नहीं निकले, पर हम सबको हॉस्टल से निकाल दिया गया। अब निकाला तो जितने लोग थे सारे के सारे ये सब उधर पापा के पास आ गए कि हमें तो निकाल दिया गया। फिर ये गए गवर्नर के पास और वहां से वो कर कुरा के फिर सारे लोगों को लेकर सबको उन्होंने वो मामला पूरा सॉर्ट आउट कराया। फिर वापस हम लोग कॉलेज में गए, फिर पढ़ाई लिखाई हुई, बहुत एमिकेबली उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश। मतलब तो सपोर्टिव टीचर के भी थे, बहुत सपोर्टिव दोस्त। मतलब ये होता था, क्या बताऊं कि लोग अमूमन लोगों के पिता घर में आते हैं, वो घर में जो है सन्नाटा हो जाता है पूरा। हमारे यहाँ तो रौनक तब शुरू होती थी जब हमारे पिताजी जो है लौट के आते थे। वो एक और बड़े मजे का काम करते थे, वो बहुत दिलचस्प है। मेरी बड़ी बहन थी एक, उनका मतलब ऑल इंडिया रेडियो में ही थी, बाद में उनका एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई। बहुत कम उम्र थी वो भी जब उनकी डेथ हुई। तो क्या करते थे, पापा से बड़ी थी वो 1.5-2 साल। तो वो क्या करते थे, जब सुबह जाते थे तो हम दोनों को एक एक कविता दे देते थे। वो कहते थे कि भाई शाम को मैं लौटूंगा तो तुम दोनों में जो है कॉम्पिटिशन रहेगा और जो जीतेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। तो हम लोग जो है कविताएं याद करते थे दोनों। अच्छा। मेरी बहन जो थी पढ़ने में भी बहुत बहुत तेज थी, मतलब वो बड़े बड़े उपन्यास ही खत्म कर लिया करती थी वो। पहले उपन्यास का दौर था, बहुत दौर था, और वो मतलब पढ़ने में बहुत तेज थी। और हम क्योंकि बेसिकली खेलने वेलने वाले ज्यादा थे, पर मैं पढ़ लेता था और तो थोड़ा बहुत आवाज भी मेरी ठीक ठाक थी, और वो भी बहुत, मेरी बहन भी बहुत अच्छा गाती थी। खैर, तो जब शाम को जब वो लौटते तो पूरा माहौल बनता था, तो वो हमारे पास वही आधा घंटा हुआ करता, आधा 1 घंटा। उसके बाद तो लोगों को मिलना मिलाना शुरू हो जाता था, जो आ रहे हैं वो चाहे साहित्यकार हूँ चाहे वो दूसरे लोग। तो उस समय जो है हम लोगों की कविताओं का वो चला करता था। वो तो एक किस तरह से बच्चों के अंदर साहित्य के प्रति रुचि पैदा की जा सकती है, ये हमने देखा। मतलब पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा अध्याय या लेसन या क्रैश कोर्स हमने जो है अपने पिताजी से सीखा। और यही कोशिश हमने की कि जब हम बड़े हुए, हमारे बच्चे हुए, तो हमने वही चीज जो है, एक दोस्ताना रवैया जो होना चाहिए बच्चों के साथ, जो उनकी इच्छाएं हैं आप उनकी इच्छाओं को समझें, देखें, पढ़ें, उसको बल प्रोवाइड करें, उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करें, सपोर्ट करें। ये सब चीजें जो हमने पापा से देखी। तो वो कविताएं जो मैंने तब पापा ने कही थी, वो मुझे आज तक याद है। आप देखिएगा, वो दौर ऐसा होता है जब आप उसमें जो चीजें याद करते हैं वो बड़ा काफी सुनना चाहेंगे वो कविता? हाँ जरूर। वो एक मतलब इनकी थी, बच्चन जी की कविता थी। उसकी कुछ पंक्तियां ये हैं कि निशा के बाद उषा है कि तू देख घटता रवि का आलोक, सकारण रह के जैसे मौन, सूर्य को देते विदा सचोक, तुम्हारी मीलित आंखें देख किसी स्वप्न निद्रा में लीन। तो देखिए तब की अभी तक याद है, बहुत बड़ी बात है। और ये उन्हीं का वो है कि आपको मोटिवेट किया उन्होंने और आपको एक टास्क दिया, टास्क के तौर पे आपने याद किया और वो आज तक वो याद है। वो भी ऐसा टास्क नहीं, वो मतलब बड़ा खेल का टास्क था।
तो ये है। फिर जो आपने और बताया यादों में, तो ये भी है कि एक बार जो है बच्चन जी यहाँ पर आए, जी तो बच्चन जी के साथ ये कि बच्चन जी इनके गुरु भी रहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और बच्चन जी इन्हें बहुत प्यार करते थे। जी और जब इनकी अमिताभ की शादी हुई है तो उसका कार्ड भी हम लोग के पास आया था, जो रिसेप्शन यहाँ हुआ था। उनका होटल एक ही हुआ करता था, इम्पीरियल सैब्रे। इम्पीरियल हाँ जी हाँ पर तो बच्चन जी यहाँ पर आए, पर बच्चन जी ने पता नहीं इनसे संपर्क हो पाया कि नहीं हो पाया, उन्होंने एक दूसरे नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी जी थे, उनको सूचना दी जी कि मैं आ रहा हूँ भोपाल में, रुकूंगा, रुकता हुआ यहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ के जाऊंगा। जी तो दुष्यंत जी को बड़ा नागवार गुजरा कि यार मेरे इतने करीब हैं हाँ और मुझे खबर जो है नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी से मिल रही है हाँ कि बच्चन जी आ रहे हैं। तो जी ये बच्चन जी की महफिल में नहीं गए, और नहीं गए तो जब वो महफिल हुई तो बच्चन जी ने कहा कि दुष्यंत दिखाई नहीं दे रहा, हाँ दुष्यंत कहाँ है? तो त्रिपाठी जी ने कहा कि साहब वो तो नाराज बैठे हैं कि भाई आपने उनको सूचना नहीं दिया। बोले नाराज है तो हम मना ही लेते हैं जाके जी उससे। रात की 10 साढ़े 10 बजे बच्चन जी घर आए। तब तक तो सरकारी छोटे से मकान हुआ करते थे, हाँ हमारे ड्राइंग रूम में बिस्तर बिस्तर लग चुके थे। अंधेरा हो जाता था, सब सोने की तैयारी। बच्चन जी आए, हम लोगों ने उनके पैर छुए, यार इन लोगों की सब बातें बातें होती रही। तो इस तरह की मोहब्बत थी। जी फिर यहाँ पर उस समय राष्ट्र कवि थे, उस समय रामधारी सिंह दिनकर। मुझे याद है दिनकर जी आए तो दिनकर जी स्टेट गेस्ट थे, जी और बाल कवि बैरागी जी मंत्री हुआ करते थे। जी बाल कवि बैरागी इनके बड़े गहरे दोस्तों में से थे, बहुत ही। जी तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा कि यार वो दुष्यंत को बुलाओ। दुष्यंत जी पहुंचे वहां पर, क्योंकि दुष्यंत जी की जब ये मैंने बताया सूर्य का स्वागत आई थी, उसकी सबसे ज्यादा तारीफ जो थी वो दिनकर जी ने की। दिनकर जी दिनकर जी ने बल्कि ये कहा था, और ये मतलब हिंदी साहित्य का हिस्सा है। जी उस समय जो है प्रयोगवाद एक चल रहा था, उस समय एक दौर था हिंदी कविता के अंदर। प्रयोगवाद मतलब कविता में तरह तरह के प्रयोग हो रहे थे उसके अंदर, मतलब उसमें आम आदमी को छोड़ के अपने ही दुख दर्द, अपनी पीड़ा, अपनी चीजें, बहुत ही आत्म केंद्रित किस्म की कविता हाँ प्रयोगवाद में आत्म केंद्रित थी बिल्कुल। जी मतलब समाज से कोई लेना देना नहीं समाज। और जब दुष्यंत की सूर्य का स्वागत आई, हाँ जिसमें उन्होंने सारी चीजें ये की, जिसमें एक आशा थी, जब आप अंदर ही अंदर झांकते रहते हो तो निराशा भी बहुत ज्यादा निराशा उसमें हो हो जाती, जाती है। और दुष्यंत की कविताओं में जबरदस्त आशा और एक उत्साह भविष्य के प्रति, हाँ मतलब उज्जवल भविष्य के प्रति एक विश्वास की, अभी जैसा भी है, मतलब अभी तो आजादी मिले वक्त ही कितना हुआ, आप कहाँ मोह भंग में हैं। जी और यही चीज मोह भंग उनका हुआ जब उन्होंने साय में धूप लिखी। जी तब तक काफी वक्त हो चुका था, 75 तक आते आते जी हम आजादी से काफी काफी वक्त हो चुका था, जी और हमें डिलीवर करना चाहिए था सरकारों को जो आम आदमी से वायदा किया था। पर उस समय जब ये किताब आई थी 57 में, वो इतना ज्यादा 47 57 10 साल किसी जो इतने सालों मुल्क 200 साल मतलब गुलाम गुलाम रहा, रहा जी उसके बाद आप सोचें कि 5-10 साल में सारी स्थितियां बदल जाएंगी, तो संभव नहीं होता। नहीं समय लगता तो है ये जो उनकी सूर्य का स्वागत आई थी, सबसे ज्यादा तारीफ रामधारी सिंह दिनकर जी ने की थी। जी और उन्होंने कहा था कि ये प्रयोगवादियों की जो सड़ांध है, जी यदि उससे आपको बचना है तो इस गुलाब को सूंघो, जी जिसका नाम है सूर्य का स्वागत। तो इतनी जबरदस्त थी। जब छोटे थे तो इन्हें बड़े जितने कवि थे उनसे बड़ा एप्रिसिएशन मिला, और जब ऐसा इंकरेजमेंट मिलता है तो आदमी आगे भी बढ़ता है। तो वही दिनकर जी जब स्टेट गेस्ट बन के यहाँ पर आए, जी तो उन्होंने पूछा कि भाई दुष्यंत को बुलाओ, मोदी जी गए। तो ये उनके साथ पूरे दिन रहे। जी और बालकवी बैरागी मंत्री थे, उनकी अपनी और भी व्यस्तताएं होंगी, तो उनके दुष्यंत तुम देखना है आपको। अब ये उनको जो है रामधारी सिंह दिनकर को फिल्म दिखाने ले गए। अच्छा वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प किस्सा है। तो फिल्म कौन सी थी? वो फिल्म थी, वो रेहाना की जो फिल्म थी, वो चेतना चेतना, जी चेतना फिल्म थी। और चेतना फिल्म दिखा के उन्होंने फिर उसका चेतना पे जो उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लेख भी है, जी जिसमें दिनकर जी के फिल्मों को लेकर बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं उसके अंदर। जी तो वो इस तरह की चीजें भी किया करते थे। दिनकर जी के साथ एक और रोचक किस्सा है उनका, ये मेरठ यूनिवर्सिटी में कोई कार्यक्रम था। जी तो मेरठ यूनिवर्सिटी के जो भी वाइस चांसलर रहे होंगे, तो वो दुष्यंत जी को जानते होंगे, तो दुष्यंत जी से उन्होंने कहा कि यार वो यदि राष्ट्र कवि आ जाए दिनकर जी, जी तो मतलब हमारा कार्यक्रम बहुत बढ़िया हो जाएगा। जी तो इन्होंने अपनी डींग में कह दिया होगा, अरे मैं ले आऊंगा उनको, दिनकर जी को, कोई बात, क्योंकि दिनकर जी स्नेह तो करते ही थे। जी तो उन्होंने कहा कि मैं दिनकर जी को ले आऊंगा। तो जिस दिन कार्यक्रम था,
लोगों ने गाड़ी लेने के लिए आई, तो इन्होंने दिनकर जी से कहा कि सर वो मेरठ में आज कार्यक्रम है, आपको चलना है। तो यार तुमने पहले तो कुछ बताया नहीं। हालांकि इतना बड़ा कार्यक्रम है और वो आपको मतलब बता आपकी रहे मौजूदगी के बिना तो उसमें कहाँ गरिमा हाँ रहेगी। तो बोले भाई मेरा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आज कार्यक्रम। हाँ बोले अजीब तुम बुर्बक किस्म के आदमी हो, ये काया जो है ये दो जगह कैसे जा कैसे सकती जा है? सकते हैं? तो उन्होंने कहा फिर तो ये काया मेरठ ही जाएगी हाँ। आपकी। पूरे अधिकार के कितने साथ अधिकार से, हाँ, मतलब इस तरह के उनके बहुत उनके खुलेपन के और उनकी हिम्मत के इतने किस्से हैं हिंदी साहित्य में कि आप कल्पना नहीं कर। और एक और उनका बड़ा किस्सा जो है जी उनका और मेरी धर्मपत्नी के जो पिता है जी कमलेश्वर जी, उनकी दोस्ती का किस्सा भी हिंदी साहित्य में बहुत चर्चित है। जी उनकी दोस्ती को हम लोगों ने रिश्तेदारी में बदल दिया बाद जी में, ये अलग है। क्योंकि उनका उनका पापा का निधन तो 75 में हो गया था जी और हम लोगों की शादी हुई है 84 में। अच्छा जी तो एक वो भी मतलब है इस उन लोगों रिश्ते की। को आपने अभी भी बांध के रखा हुआ है, जी दोस्ती जी का जो जी जी रिश्ता है बिल्कुल वैसे ही। वो बांध के। तो एक कविता ऐसी जो आपके मतलब उन्होंने लिखी है और आपके मन को छूती है और आज भी आपको उत्साहित करती है। बिल्कुल और उनका एक गीत है जी और वो गीत जो है वो तकरीबन वो हम लोगों का एक तरह से फैमिली एंथम ही है। अच्छा और इससे पहले एक कविता मैं सुनाऊंगा जो मुझे बहुत उनकी अच्छी लगती है और जी जो बिल्कुल उनकी साहित्य और जीवन के प्रति जो उनकी जो एक कमिटमेंट थी जी और जो जो उन्हें लगता था कि यदि आप सृजन करना चाहते हैं तो आप सृजन तब तक नहीं कर सकते जब तक आप जिंदगी को इस तरह से जी कि खंड खंड होकर जिसने जीवन विष पिया नहीं। मैंने गजलें तो आपको बहुत सुना दी, बहुत सारे शेर सुना दिए, मैं उनके जी कुछ कविता और गीत मैं आपको बताता हूँ जी कि खंड खंड होकर जिसने जीवन विष पिया नहीं, सुखमय संपन्न मर गया जो जग में आकर रिस रिस कर जिया नहीं, उसकी मौलिकता का दंभ निरा मिथ्या है, निष्फल सारा कृतित्व उसने कुछ किया नहीं। ये उनका है कि यदि आपको कुछ रचना है, कुछ सृजन करना है, जी तो आपको जीवन को उसी तरह से आपको खंड खंड होकर जो है जी वो जीवन का जो पूरा विष है उस तरह से पीना पड़ता है। ये नहीं है कि आपने आराम से आनंद की चुस्कियां ली और चले गए। और चलिए आपको जी बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है बहुत और है जब तक आप उनसे नहीं गुजरेंगे जी तो आप कुछ सार्थक सृजन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जीवन ही और उतार चढ़ाव का नाम ही जीवन है। बिल्कुल, और ये चीज उन्होंने इमरजेंसी में दिखाई कि ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पूरी बातें कर रहे थे, जी उन्होंने जोखम उठा के हाँ और उन्होंने जो है निडर आम होकर आदमी की आवाज बने वो, जबकि मुंह पे ताले लगे हुए थे, उस समय वो लोगों की जबान बने, जी उस समय वो लोगों का जमीर बने, मैं कहूँगा जी समाज उनके का दर्द को सामने रखा दर्द के उन्होंने। सामने। जी गीत और वो गीत जो है वो है कि जिंदगी ने कर लिया स्वीकार अब तो पथ यही है, जी जिंदगी ने कर लिया स्वीकार अब तो पथ यही है। लंबा गीत है, इसके मैं असली एक ऐसा में में तो बंद है। उसको आप लोग गा के करते नहीं होंगे नहीं नहीं, गाने मतलब ये तो हम अपने को मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। जी मोटिवेट करने के लिए हम लोग जो है इसको हमेशा दोहराते हैं। आपकी तो पसंद मैं जिस गीत का जिक्र कर रहा था, जी मतलब मुझे याद है मेरी पूरी नौकरी बैंक में रही है, तो बैंक में एक हमारी कलीग थी, वो उनको बहुत कम दिखाई देता, तो वो मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि सर मैं आपके पिताजी की वो कविता, मुझे राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है, मैं उस कविता को वहां पर पढ़ना चाहती हूँ। जी तो मैंने कौन सा कविता, तो पता चला वो गीत था जी जो जिस गीत की मैं बात कर रहा था आपसे। जी तो गीत तो बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही जबरदस्त किस्म का गीत है, तो उसने वो गीत वहां पर राष्ट्रीय उसमें पढ़ा था। तो मैंने उससे कहा कि भाई ये गीत तो तुम्हें कैसे पसंद है? मैंने कहा हमारे घर में तो सबको बहुत ज्यादा पसंद है। जी तो उसने कहा सर मैं जब भी बिल्कुल निराशा से गुजरती हूँ तो मैं हमेशा इस गीत को दोहराती हूँ। तो ये गीत ऐसे है कि जिंदगी ने कर लिया स्वीकार अब तो पथ यही है, जिंदगी ने कर लिया स्वीकार अब तो पथ यही है, अब उफंदे ज्वार का आवेग मध्यम हो चला है, एक हल्का सा धुंधलका था कहीं कम हो चला है, ये शिला पिघले न पिघले रास्ता नम हो चला है, और क्यों करूं आकाश की मनुहार अब तो पथ यही है, जिंदगी ने कर लिया स्वीकार अब तो पथ यही है। क्या भरोसा कांच का घट है किसी दिन फूट जाए, एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए,
एक समझौता हुआ था रोशनी से टूट जाए, आज हर नक्षत्र है अनुदार, अब तो पथ यही है, जिंदगी ने कर लिया स्वीकार। और जिन पंक्तियों की मैं बात कर रहा हूँ जो हम हमेशा दोहराते हैं वो ये है कि ये लड़ाई जो कि अपने आप से मैंने लड़ी है, ये लड़ाई जो कि अपने आप से मैंने लड़ी है, ये घुटन ये यातना केवल किताबों में पढ़ी है, ये पहाड़ी पांव क्या चढ़ते इरादों ने चढ़ी है, कल दरीचे ही बनेंगे द्वार, अब तो पथ यही है, जिंदगी ने कर लिया स्वीकार। पथ यही। और ये जो दुष्यंत जी की हिम्मत है, ये उनके मैं कहूंगा कि उनकी पर्सनालिटी के सबसे स्टैंड आउट फीचर है। उनकी पर्सनालिटी, ये हिम्मत जो है ये बार बार नुमाया होती है। नुमाया तब भी होती है जब वो गीत से कविता की तरफ आते हैं। कविता एक बहुत मुश्किल सिन्फ थी जिसमें बड़े बड़े कवि मौजूद थे उस समय, जब वो गीत छोड़कर कविता के क्षेत्र में आए। कविता से फिर वो आते हैं काव्य नाटक में। काव्य नाटक अपने आप में मैंने बताया 3-4 नाटक हैं जो चर्चित हैं, और उसको छोड़ के फिर वो गजल में हाथ अपने, मतलब कोई बहुत हिम्मत चाहिए एक किसी इस्टेब्लिश कवि को गजल की तरफ आने में, और खासतौर से तब जबकि बहुत बड़े बड़े कवि जो हैं गजल पे हाथ आजमा के वापस जा चुके थे, हिंदी कवि। तो इस तरह के जोखम उठाना मतलब उनकी फितरत का हिस्सा भी रहा है, और वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उनको जो है ये सब एक बड़ी जिम्मेदारी के तहत उन्हें लगता था कि ये करना चाहिए। साहित्य को उन्होंने करियर की तरह कभी नहीं देखा, साहित्य को एक जिम्मेदारी की तरह हमेशा लिया। और इसीलिए मुझे याद पड़ता, हम तो छोटे थे बहुत, कि उस समय एक बस्तर कांड हुआ था, और बस्तर कांड में ये हुआ था कि ऐसा कहा जाता था कि उस समय जो है जो बस्तर के जो राजा थे वो उनका जो मतलब उनका एक तरह से एनकाउंटर, मतलब वो सरकारी राजनीति के जो थे वो शिकार हो गए थे, उनकी भेंट चढ़ गए, राजनीति की भेंट चढ़ गए थे पूरी, क्योंकि बहुत लोकप्रिय थे वो, बहुत लोकप्रिय थे। तो उसपे दुष्यंत जी ने उस दौर में सरकारी नौकरी में रहते हुए उन्होंने एक कविता लिखी थी, और जिस कविता ने बहुत हंगामा किया था कि एक सरकारी नौकर होके उन्होंने सरकार के विरोध में एक कविता लिखी थी। वो मैं जरूर कविता आपको मैं सुनाना चाहूंगा, जिससे पता चलता है कि ऐसे ही नहीं है कि वो इमरजेंसी में गजलों की तरफ आ गए थे। ये उनका, ये शुरू से ही उनका एक ट्रेंड रहा है कि जब भी उनके अफसर का और उनका जो कवि था, जब भी उनका द्वंद्व होता है, जब भी उन दोनों का टकराव हुआ है, तो उनका कवि हमेशा जीता है। उनका अफसर जो है हमेशा लहू-लुहान पड़ा रहा है, उसकी कीमत उन्होंने और उनके परिवार ने चुकाई है। नहीं तो 42 साल कोई मरने की उम्र नहीं होती। कितनी यातनाओं को उन्होंने झेला होगा इमरजेंसी के दौर में, और इमरजेंसी के दौर में उनकी डेथ हुई, उसी समय उनकी डेथ हुई है, जबकि ये गजलें आ रही थी, सरकार उनके एक्सप्लेनेशन कॉल कर रही थी, उर्दू वाले उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि यार ये क्या गजल है भाई, गजल तो रूमानी होती है, गजल में ये भारी भरकम विषय क्या उठा रहे हो, दुख तकलीफ राजनीति। हिंदी के कवि उन्हें खारिज करने पे तुले हुए थे। मतलब चारों तरफ से एक तरह से जो घेराव प्रहार होते, चाहे वो अदब की तरफ से हो चाहे वो राजनीति की तरफ से हो। और फिर जब आपको एक परिवार पालना होता है, आपके 3 बच्चे हैं, बीवी है, खाने पीने वो किसी भी दिन आप अंदर बंद हो जाएंगे, तो आप और हम सोच नहीं सकते। पर ये सब मतलब मेंटल ट्रॉमा भी चल रहा था साथ में, और कविताएं भी। एक कवि आखिर इंसान भी तो है, वो इंसान है तो सारी इंसानी उसके अंदर वो कमजोरियां भी तो हैं, उसे अपने परिवार को भी तो पालना है। पता नहीं कितने सारे दबाव तनाव रहे होंगे जिनसे वो गुजरे होंगे, वरना 42 साल कोई मरने की उम्र नहीं होती। तो मैं उस कविता की बात कर रहा था, तो सुनाता हूँ वाली कविता, तो बस्तर गोलीकांड पे एक प्रतिक्रिया। कविता का नाम है ईश्वर को सूली। मैंने चाहा था कि चुप रहूं, देखता जाऊं जो कुछ मेरे इर्द गिर्द हो रहा है, मेरी देह में कस रहा है जो सांप, उसे सहलाते हुए झेल लूं थोड़ा सा संकट जो सिर्फ कड़वाहट बो रहा है। कल तक गोलियों की आवाजें कानों में बस जाएंगी, अच्छी लगने लगेंगी, सूख जाएगा सड़कों पे जमा हुआ खून, वर्षा के बाद कम हो जाएगा लोगों का जुनून, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा धीरे धीरे सब गलत होता जाता है। इच्छा हुई मैं न बोलूं, मेरा उस राजा से या उसकी अंधभक्त प्रजा से क्या नाता है, लेकिन सहसा एक व्याख्यातीत अंधेरा
ढक लेता है मेरा मेरा जीवित चेहरा, और भीतर से कुछ बाहर आने के लिए छटपटाता है। एक उपमहाद्वीपीय संवेदना सैलाब सी उमड़ती है। अंदर ही अंदर कहीं से उस लाश पर अविश्वास सी प्रखर सीधी रोशनी पड़ती है। शत विक्षत लाश के पास बैठे हैं असंख्य मुर्दे उदास, और गोलियों के जख्म देह पर नहीं है, रक्त स्राव अस्थि मज्जा से नहीं हो रहा है। एक कागज का नक्शा है खून छोड़ता हुआ। एक पागल निरंकुश श्वान बौखलाया सा फिरता है उसके आसपास, शव चिचोड़ता हुआ। ईश्वर उस आदिवासी ईश्वर पर रहम करे। आदिवासी ईश्वर मतलब वो बस्तर के राजा, वो आदिवासी उन्हें ईश्वर ही मानते थे। ईश्वर उस आदिवासी ईश्वर पर रहम करे, सत्ता के लंबे नाखूनों ने जिसका जिस्म नोच लिया। घुटनों पर झुका हुआ भक्त अब क्या इस निरंकुशता को माथा टेकेगा, जिसने भक्तों के साथ प्रभु को सूली पर चढ़ा दिया, समाचार पत्रों की भाषा बदल दी, न्याय को राजनीति की शक्ल दी, और हर विरोधी के हाथ में एक एक खाली बंदूक पकड़ा दी कि वह लगातार घोड़ा दबाता रहे। जनता की नहीं, सिर्फ राजा की, मुर्दे पैगंबर की मौत पर सभाएं बुलाता रहे, दिवस मनाता हुआ, सार्वजनिक आंसू बहाता हुआ, नींद को जगाता हुआ, अर्ध सत्य थामे चिल्लाता रहे। इतिहास विद्यमान काल की परिधि में दीवारों से टिके हुए इन मुर्दा लोगों की पीढ़ी को माफ करे। सहनशील जनता न्याय संगत नहीं होती। इतिहास न्याय करे मुझ जैसे चंद बदजबान और बेशऊर लोगों के साथ, जो खुद आगे बढ़ाए अपनी कमजोर और सीमित भुजाओं में भर लेने के लिए कि एक बांध अपने किनारों पर टूट रहा है। मैंने सोचा था जब किसी को दिखाई नहीं देता मैं भी बंद कर लूं अपनी आंखें, न सोचूं एक ज्वालामुखी फूट रहा है, घुल जाने दूं लावे में, तड़प तड़प कर एक शिशु प्रजातंत्र का भविष्य जो मेरे भीतर मीठी नींद सो रहा है। मुझे क्या पड़ी है मैं देखूं या बोलूं या कहूं कि मेरे आसपास नर हत्याओं का एक महायज्ञ हो रहा है। मैंने चाहा था और मैं अब भी चाहता हूं कि मैं चुप रहूं, न बोलूं। एक मोटा सा पर्दा पड़ा है, उसे रहने दो, खिड़की न खोलो। तो ये कविता थी। आप समझ सकती हैं कि मतलब कितनी फायर, कितनी आग और कितना गुस्सा रहा होगा उनका जब उन्होंने ये कविता कही होगी। और ये इसके परिणाम जाहिर है कि सोचे बिना कि इसका क्या होगा, जब ऐसी कविता गई होगी तो जाहिर है सरकारी हलकों में आप ही से हिसाब चुकाने वाले कई लोग होते हैं जो धीरे से इसको और हवा दे देते हैं कि साहब ये तो सरकार के खिलाफ ही बोल रहा है। तो ये खैर उनकी एक लंबी एक साहित्यिक यात्रा रही, पर वो अच्छी चीज ये रही। मुझे नहीं पता मेरे पिता कितने बड़े कवि है, कितने बड़े शायर थे, पर मुझे इतना पता है कि जब समाज को उनकी जब जब जरूरत पड़ी तो वो तब तक जो है उन्होंने अपना जो कवि धर्म होता है उसको निभाया। और इसीलिए इतना ज्यादा उन्हें लोग सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। और जहां तक आपने पुरस्कारों की बात की, अब मैंने बताया कि कोई इससे बड़ा पुरस्कार क्या हो सकता है कि लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाई, और आज भी वो जिंदा है। एक तरह से देखा जाए तो लोगों के दिलों में और जिंदा है आज भी। जी बिल्कुल। मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो जैसे सब्जेक्ट में भी आप कविताएं थी, आपने भी पढ़ी होंगी जी, जब वो कविता आई होगी तब आपको कैसा लगा होगा? नहीं मतलब मैं तो चूंकि सेंट्रल बोर्ड में था, मैंने बताया जब बोर्डिंग में था तो मैंने तो नहीं पढ़ी ये कविता जो कोर्स में थी। पर मजे की बात ये है कि मेरी अम्मा हिंदी पढ़ाती थी, मेरी मदर, और वो अपने पति की कविता अपने बच्चों को पढ़ाती थी। उसका अर्थ भी बताती थी, उसका संक्षेप भी बताती थी। मतलब उस कविता के वो जरूर। कभी उनसे पूछा नहीं आप मदर से आपने कि जब आप ये कविता पढ़ाती तब आपको कैसा लगता है? रोमांचित होती होंगी, क्योंकि वैसे भी अम्मा जो थी हमारी वो उनकी पहली श्रोता हुआ करती थी। जब भी पापा कुछ भी लिखते थे तो सबसे पहले सुनने वाली हमारी माँ होती थी, और उसका कारण बड़ा साफ। माँ जो थी एक तरह का साउंडिंग बोर्ड थी। मतलब ये है कि एक पढ़ी लिखी महिला यदि की मेरी कविता समझ गई तो इसकी मतलब ये है कि मेरी कविता लोगों तक पहुंच जाएगी। और यदि वो इनको भी मुश्किल लग रही है तो फिर जाहिर है कि कविता में तरमीम करने की जरूरत है, क्योंकि उनके लिए
संप्रेषणीयता मतलब कम्युनिकेट करना, जी जो वो उनके दिल में है, जो वो कहना चाहते हैं, हाँ वो यदि लोगों तक ना पहुंचे, जो आज की कविता की बड़ी दुर्गति इसीलिए हो रही है, जी वो लोगों तक पहुंच ही नहीं रही पहुंच है नहीं कविता। क्योंकि तो कविताओं के जो शब्द हैं वो सरल होना चाहिए, लोगों के समझ में आने वो वाले आने होने चाहिए, और चाहिए। भाव आपके जो भाव है आपके ऐसे वो हो यदि कि लोगों तक लोगों ना को लगे पहुंचे कि ये तो मेरे जीवन की हाँ, कहानी है, जी जी ये मेरे साथ हुआ है जो ये बात कही जा रही बिल्कुल बिल्कुल, लोग रिलेट कर है, सके रिलेट उससे। कर सकें। ये जो मतलब इसीलिए मैं कहता हूँ संप्रेषणीयता उनके लिए बहुत बड़ा गुण था, और उनकी रचनाएं चूंकि लोगों तक पहुंची, जी इसीलिए लोगों ने उन्हें बहुत पसंद बहुत भी किया। पसंद है। तो ये मतलब मैं कहूंगा कि उनका अवदान रहा। तो अम्मा के बारे में बात कर रहे थे, तो अम्मा उनकी पहली श्रोता होती थी, जी वो तो ये चीज जो है ये तो बात हो गई। अम्मा का बहुत बड़ा जी इसमें बहुत बहुत बड़ा सहयोग रहा है। बिल्कुल बिना अम्मा का और उनके जो दोस्त कमलेश्वर, जी उन दोनों की जिंदगी में बहुत बड़ी भूमिका रही। जी मतलब क्या होता है कि रचनाकार अपनी रचना को लेकर हमेशा संदिग्ध रहता है। जी मैंने बड़े बड़े जो जिनको नोबेल पुरस्कार मिले हैं, मैंने उनकी जीवनियां और उनके वो उनके उद्बोधन जी मैंने पढ़े सुने हैं। तो उसमें ये होता था कि उन्होंने अपनी लिखा और उन्हें खुद भरोसा नहीं होता था कि अच्छी चीज है। तो एक एक जो रचना को कम से कम 50-50 100 बार वो लोग लिखते थे पूरे के पूरे, जी जितने नोबेल लॉरियट्स हैं बड़े बड़े। तो एक हमेशा अच्छी रचना के बाद भी आपको ये भरोसा नहीं होता कि आपने कैसा लिखा है। और ऐसे उसमें मतलब आपके जो दोस्त हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि अ, दोस्त बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, बहुत क्योंकि वो भाई आप तो उसमें इन्वॉल्व हैं, जी आप एक आपका जो अप्रोच होगी सब्जेक्टिव होगी, जी पर जब दोस्त उसे देखेगा कोई आपका अ, और वो यदि समझ भी रखता है साहित्यिक समझ, जी तो वो एक निष्पक्ष तरीके से उसे बिल्कुल और वो सच्चा दोस्त वही होता सच्चा है जो दोस्त सच है, बात को कह सच दे। सच है, सच को बिल्कुल सच कहने वाली बात। जी तो इसलिए जब इन्होंने गजलें भी कही थी, तो कमलेश्वर जी ने जब सुनी गजलें उज्जैन में वो जी सुनी थी, वो लेके चले, बोले कमाल। और जाके उन्होंने जो है वो गजलें जो है, अब वो उस समय मैगजीन का संपादन कर रहे थे, एक सारिका मैगजीन थी, तो उसका संपादन कर रहे थे, तो उन्होंने वो गजलें उसमें छापी। और वो इमरजेंसी का दौर था, उसमें छापने वाला भी बंद हो सकता था, जी तो उन्होंने वो जोखम उठाया। और न केवल उन्होंने उठाया, बल्कि डॉक्टर धर्मवीर भारती धमयू के संपादक थे, जी उन्होंने उनसे गजलें ली। उन्होंने कहा यार कमलेश्वर, मैं भी इसको छापना चाहता हूँ। फिर तो पापा ने धर्मवीर भारती को भी भेजी, फिर कल्पना में भी छपी, हिंदुस्तान में भी छपी। पर ये सबसे पहले जो संबल दिया यदि किसी ने, तो वो उनके दोस्त कमलेश्वर जी ने दिया कि यार ये अद्भुत है, इस दौर में ये लिखना बहुत हिम्मत का बात बहुत बड़ा काम है, और जरूरी काम है, ये जिम्मेदारी भरा काम है। बिल्कुल और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है जी कि इसका इमरजेंसी का अपने अपने तरीके से विरोध करें। वो सबने किया। जी और अब हर समय करना चाहिए जो साहित्यकार है उसको अपना एक ये भी एक धर्म होता है बिल्कुल साहित्यकार के लिए एक धर्म है कि वो उस माहौल को देख के जो अच्छा है बुरा है जो भी है आप उसको सामने रखिए ताकि जो आम जनता है आम लोग हैं उससे हिम्मत जैसे आज़ादी के दौर में भी कुछ नहीं था हाथ से लिख लिख के चिट्ठियाँ डाला करते थे डालेगा, और उससे ही काफ़ी लोगों में बल मिला उत्साह बढ़ा और सही हम आज़ाद हुए सही तो बात। हमारा देश आज़ाद हुआ तो इस तरह से करना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ जी जी कि दुष्यंत कुमार जी के जन्म तिथि को लेकर जो कंट्रोवर्सी है वो कौन सी तिथि सही है? 1 सितंबर सही है या ये 27 सितंबर सही देखिए है? ये कंट्रोवर्सी तो क्या है, जी, ये जो उनकी जब रचनावली निकली, जी, तो रचनावली का उनका संपादन जो जो संपादक थे उनके, जी, तो जब वो सारी चीजें जब वो एकत्रित कर रहे थे, जी, तो उनको एक उनकी जन्मपत्री मिली। अब वो जन्मपत्री जो थी उसमें जो तारीख है वो 27 ये लिखी हुई है। अच्छा, हाँ। और तो वो जब आप कोई चीज निकाल रहे हैं, तो कुछ आपको अपना कुछ ओरिजिनल देना पड़ता है। जी, जी, तो उन्होंने जो रचनावली के अंदर जो है ये जन्मपत्री भी शामिल कर दी, जिसके अंदर अच्छा, ये निकली हुई थी। तो ये पर एक उनका जो रिकॉर्ड रहा है जी, शुरू से, जी, हो सकता है 27 भी हो, कुछ जी, कह नहीं सकते, क्योंकि देखिए वो जमींदार के बेटे थे, जी, और जमींदार जो है अपनी जमीनें बचाने के लिए हाँ। आप 10 जन्मपत्रियां बनवा के रखी होंगी, क्या पता, कुछ नहीं कह सकते जमींदारों का। अब ये उसको इतनी प्रामाणिक क्यों मान रही है, मेरी समझ में नहीं आया। पर हाँ, उन्हें तो ये भी दिखाना था ना कि कोई नई चीज लेके आए, नई चीज़ रचनावली लेके थी, कुछ कर रहे हैं। हाँ, वो ये चीज ये थी। अच्छा, और फिर पापा की भी मतलब पापा की मस्तियां अपनी जगह चलती हैं।
मतलब वो उन्होंने शायद अम्मा से कभी कहा कि 27 तक तो पूरी तनख्वाह उनका खत्म हो जाती है यार, 1 तारीख को पता नहीं लगा। तो ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ तो भी हो सकता है। इसलिए सही वो है। वो मतलब उसे, जी, पर जो ऑफिशियली जो रिकॉर्ड में है जी, वो 1 सितंबर 33 है, जी, और उनकी पुण्यतिथि है वो 30 दिसंबर 75 है। ये उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड में जो खुद वो मनाते थे, जी, तो वो 1 सितंबर को अपना जन्मदिन मनाते थे, क्योंकि हमने भी कई बार उनका मना जन्मदिन 1 सितंबर को ही मनाया है। जी, अब कुछ उनके चाहने वाले हैं वो 27 को मनाना चाहते हैं, तो ये उनकी इच्छा है, ठीक है। देखिए अब बात है विरासत की, तो आपने उस विरासत को सँभाल रखा है, आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो आपने ये प्रेरणा आप खुद से ले रहे हैं, खुद बढ़ा रहे हैं या उन्होंने आपको मोटिवेट किया था तो उस चीज़ को सोचकर आप इसको आगे कर रहे हैं? देखिए, जब तक पापा थे तो हमने तो मतलब तब तक तो कुछ लिखा था नहीं। जी, पापा का निधन 75 में हुआ और हम बैंक में आ गए, और बैंक में चूंकि जिम्मेदारियां इस तरह की रहीं कि तब भी कोई बहुत ज्यादा साहित्य पढ़ते जरूर थे, जी, कि घर में माहौल था पढ़ने का। जी, तो आप ये कह सकती हैं कि चूंकि पढ़ने का एक माहौल था, पढ़ते रहे, पापा के पास लोग बड़े बड़े कवियों को आते जाते देखते रहे, देखते हैं। तो एक झुकाव तो हो ही जाता है स्वाभाविक। जी, पर लिखना मैंने बहुत बाद में शुरू, बहुत बाद में। और फिर चूंकि थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया, थोड़ी समझ भी थी, जी, क्योंकि पढ़ते रहे थे, तो इसलिए थोड़ी बहुत कलम घसीटने लगे, तो आप मतलब शब्द सुविधा के लिए हमें साहित्यकार कह लें, पर हम इस तरह के कोई साहित्यकार नहीं। ये जरूर है कि मेरा एक अभी एक संकलन गजलों का आया है, जिसमें कुछ उदार लोगों ने अभी एक मुझे अवार्ड भी दे दिया है, पर वो मतलब एक यहाँ पर एक संस्था है साहिल लुधियानवी के नाम पर, अभी जी, परसों नरसों ही उन्होंने जो है अच्छा, कई लोगों को नवाजा है, 4-5 लोगों को, तो उसमें मेरा नाम भी शुमार किया गया। अभी मेरा गजल संग्रह आया, तो आप ये कह सकती हैं कि वो, जाहिर है कि जब ऐसे आप माहौल में पड़े बड़े होते हैं, जी, तो थोड़ा बहुत झुकाव इस तरफ हो जाता आ जाता है। तो लिखना आपने कब से शुरू किया था? है। देखिए, मैंने जो पहली गजल की है जब मुझे अरूज की तमीज भी नहीं थी कायदे से, जी, और जो सिर्फ मतलब ऐसी शौकिया कही थी, वो थी करीब 87-88 की बात है। मतलब वो चीजें है ना, जो मतलब वो भी किसी रूमानी संदर्भ में गजल नहीं निकली थी, वो भी एक, हम भी संघर्ष में फंसे हुए थे। एक हमारा एक मुकदमा चल रहा था, हम लोगों की एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, वो किसी ने, जो उत्तर प्रदेश का माहौल बड़ा अजीब था उस समय, जी, तो वो किसी ने अलॉट करा ली थी, खाली थी कोठी हमारी, तो किसी ने अलॉट करा ली, तो उसका मुकदमा चल रहा था। जी, उस मुकदमे के दौरान मुझे काफी समय कोर्ट में रहना पड़ा, और काफी वो जो सारे सारे अनुभव थे, और वो जो एक जो महसूस किया पूरे सिस्टम को, पहली बार करीब से देखा कि जी, सिस्टम कितना सड़ चुका है, और इसके अंदर जो है किस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है, और एक आम इंसान जो है उनको किस संघर्ष, कितने संघर्षों से दो चार होना पड़ता है, तब कहीं जाके एक अपनी चीज, चीज़ को पाने के लिए अपनी चीज कितनी को ही पाने के तकलीफ़ें। लिए आप जो है, जी, तो वहां से एक यात्रा शुरू हुई, तो छुटपुट लिखना शुरू तब किया, और फिर धीरे 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 कभी कभार उस कभी कुछ यात्रा लिख की लिया। शुरुआत जो की होगी आपने उसमें क्या लिखा है? नहीं, उसमें मैंने, ये मेरा शेर था जी, जो मैंने कहा था उस समय उसमें, वो शेर ये था कि सुबह मैंने कचहरी में कहा, और जी, शाम को वो शेर घूम के मेरे पास ही आ गया कि यार वो अच्छा, देखो यार वो क्या शेर है। तो शेर वो ये था जी, कि हर हक यहाँ पे आधा अधूरा है इस तरह, जी, हर हक यहाँ पे आधा अधूरा है इस तरह, कि कागज पे घर मिला मगर कब्जा नहीं मिला। कब्ज़ा नहीं तो है। उसमें ये हुआ था कि डिसीजन तो हो गया हमारे हाथ में, तो वो तो हो गया, पर उसका कब्जा नहीं मिल पा रहा था। तो इसको थोड़ा व्यापक संदर्भ देते हुए आप देखें, हर आदमी के साथ यही दुविधा है बिल्कुल सही। कि कागज में तो दिखाई दे रहा है कि साहब ये योजना आदेश है, तो हो इस गए। योजना के थ्रू ये हो गया, पर जी, एक्चुअली कुछ मिल रहा मिल नहीं है नहीं उसको। रहा है। पहली बार मुझे ये लगा कि देखिए, साहित्य के जरिए कितना कुछ कहा जा सकता है। बहुत, तो मैं, वो तकलीफ मेरी सिर्फ मेरी निजी तकलीफ नहीं रह गई, वो बहुत सारे लोगों की तकलीफ से जुड़ गया, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग महसूस करते हैं जी, कि हर हक यहाँ पे आधा अधूरा है इस तरह, कि कागज पे घर मिला मगर कब्जा नहीं मिला। कब्ज़ा नहीं। कागज पे घर मिलना और कब्जा, ये सिर्फ प्रतीक बन गए फिर, जी, और फिर उसके जरिए बहुत सारी चीजें, और फिर आगे ही इसमें ये हुआ था कि मुकदमा लड़ते लड़ते जो है आपका जो विरोधी होता है वो भी अपने पैतरे चलता ही है, तो उसने कुछ हमारे साथ जो लोग थे उन्हीं को तोड़ लिया था उन्होंने। अच्छा, हाँ, हमारी फाइल ही गायब करवा दी पूरी। तब ये शेर हुआ था कि
यारों की दोस्ती का यहाँ जिक्र क्या करें, यारों की दोस्ती का यहाँ जिक्र क्या करें, उनसे गले मिले तो गला फिर नहीं मिला, उनसे गले मिले तो गला फिर नहीं। तो इस तरह के धीरे धीरे ऐसी यात्रा होती रही और फिर बढ़ता रहा। तो थोड़ा बहुत चूंकि इससे जुड़ा रहा हूँ, तो हमारी जो बैंक की मैगजीन, मैं स्टेट बैंक में था, तो स्टेट बैंक की जो मैगजीन है मैं उसका संपादक भी रहा। तो संपादक को तो बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं, तो वो जो उससे जुड़ी हुई चीजें भी मैं बहुत लिखता रहा। और जो कॉर्पोरेट मैगजीन होती है वो आधी हिंदी में होती है, आधी अंग्रेजी में होती है। मैंने हिंदी में एमए किया है और अंग्रेजी में मैंने जर्नलिज्म की है। तो उस नाते जो है मुझे उन्होंने, बैंक ने मुझे उसका मैगजीन का संपादक बनाया था, जो करीब जिसकी 1.5 लाख प्रतियां छपती थी, पूरे देश में जाती थी। तो इसलिए जो है वो पूरे देश में पहुंचने का मुझे तो अवसर भी मिला अपनी उस मैगजीन के जरिए। तो कुछ वहां लिखता रहा, तो कुछ जो ये है, फिर मैं दूरदर्शन पे प्रोग्राम देता रहा, तो वहां भी लिखना पढ़ना काम आया। तो दूरदर्शन पे जो मौसम के समाचार शुरू हुए थे, वो मतलब उसका पहला जो है मैंने ही शुरुआत उसकी की थी। जो पार्लियामेंट न्यूज शुरू हुई थी, उसकी भी शुरू में उसकी शुरुआत मैंने की थी। पार्लियामेंट न्यूज आया करती थी पहले दूरदर्शन पे, पहले दूरदर्शन ही हुआ करता था, दूरदर्शन होता था और कुछ होता नहीं था। तो उसमें पार्लियामेंट न्यूज की शुरुआत की, मौसम के समाचार की शुरुआत की, साहित्यिक जितने प्रोग्राम होते थे, काफी जो बड़े बड़े नाम है उनको साहित्यिक प्रोग्राम में बुला के मैंने साहित्यिक प्रोग्राम जो है वो कॉम्पेयर किए हैं। एक मॉर्निंग शो लाइव प्रोग्राम आया करता था, यदि आपको याद हो, दूरदर्शन पे, मतलब रिकॉर्डेड नहीं होता था, वो लाइव प्रोग्राम होता था, मॉर्निंग शो के नाम से आया करता था। तो मैं उसको प्रेजेंट किया करता था। तो मैं बैंक में था, तो बैंक से मैंने ट्रांसफर दिल्ली लिया था, और मेरी जो ब्रांच थी वो मतलब ट्यूसडे ऑफ रहता था, तो ट्यूसडे को मैं वो प्रोग्राम ले लिया करता था, और ट्यूसडे मॉर्निंग को मैं वो प्रोग्राम किया था। तो ट्यूसडे वो प्रोग्राम आता था। तो ये जो साहबजादे हमारे अब जो टेलीविजन एंकर और प्रेजेंटर ये छोटे थे, वो देखा करते थे। तो ये होता है ना, जैसे पिता को देखकर और मेरी रुचि थोड़ी लिखने पढ़ने में जागी, मुझे प्रेजेंट करते हुए जो है हमारे साहबजादे जो है वो आज स्पोर्ट्स एंकर और प्रेजेंटर। बहुत बड़ी बात है, लोग चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं हमारे बच्चे कर रहे हैं, नहीं करते, फोर्स करने पे भी नहीं करते, बोले नहीं हमको अलग फील्ड चुनना। लेकिन आपका बहुत बड़ी बात है कि नहीं, फील्ड तो मेरी भी, मैं बैंकर रहा, देखिए। नहीं, बैंकर रहे आप, लेकिन उसके बाद भी आपने उस विरासत को संभाल के रखा है। मतलब ये आप दुष्यंत कुमार जी एक ऐसा आशीर्वाद आपको देके गए कि वो आशीर्वाद आपके लिए आगे चल के वो आपके जीवन में ही समाहित हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये हुआ ये कि मुझे दुष्यंत जी से जुड़े कार्यक्रमों में देश भर में जाना पड़ता है, और मैं जाता हूँ तो मुझे बोलना भी पड़ता है। जब बोलना पड़ता है तो पढ़ना भी पड़ता है, तो इसलिए कुछ उसकी भी भूमिका रही कि मुझे जो है इन विषयों पे जो बोलते बोलते थोड़ा और इसमें रुचि मेरी गहराती गई, और थोड़ा बहुत इसमें और आगे बढ़ते चले गए। ये गजलों की जो आपकी किताब आई है जी, वो किस नाम से है आपकी? उसका उन्वान है उसका समतल कोई जमीन नहीं। समतल कोई जमीन, समतल मतलब हमवार जी, है ना। तो समतल कोई जमीन नहीं, ये उसका नाम है। क्योंकि मैंने देखा कि जिंदगी में कोई भी चीज जो है, मतलब कहीं आसान रास्ते नहीं, जिंदगी में उतार चढ़ाव होते ही सारे, जिगजैग है। हाँ। मतलब जिंदगी एक वो है, जब तक आप उस उतार चढ़ाव चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तो आपकी जिंदगी है, और जहाँ आप रुके तो वो फिर खत्म। तो वो मेरा एक शेर का टुकड़ा है असल में उसमें, कि कभी शिखर तो कभी घाटियों से, कभी शिखर तो कभी घाटियां थी राह गुजर, कभी शिखर तो कभी घाटियां थी राह गुजर, मेरे नसीब में समतल कोई जमीन। तो ये उसका वो था, क्योंकि मैंने पापा की बहुत जल्दी डेथ हो गई, तो हम लोग बड़े संघर्षों में निकल के फिर नौकरियां हमने तलाशी। मेरी बहन ने पहले नौकरी की, मैंने की, वो तो अच्छा हुआ अम्मा पढ़ाती थी, वरना तो फिर मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता। और वो पिता का साया जब समय चला जाता है ना, तो आपको फिर मार्गदर्शन देने वाला भी कोई नहीं होता। जब वो होते हैं तो बहुत सारे लोग चारों तरफ दिखाई देते हैं, और जैसे ही वो जाते हैं तो सारे चेहरे गायब हो जाते हैं। बहुत सही, वो हमने जो है वो दौर भी देखे। बहुत सही। फिर इतने मुकदमे थे जो चल रहे थे उस समय, वो मुकदमे निपटाने, तो वो जो पूरा अनुभव था, तो मुझे वही लगा कि एक वो
शिखर और घाटियों वाला जो है मुझे वो मंजर वही दिखाई देता था। अच्छे समय के तो सभी साथी हैं। अगर आपने तरक्की कर ली तो हर आदमी कहेगा वो हमारे रिलेटिव हैं, वो जी हमारे जी जी रिश्तेदार हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप कहीं थोड़े कमजोर पड़े और लोगों ने किनारा करने, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो जो आपके दोस्त साथ खड़े सच्चे रहे। जो होते हैं, बिल्कुल आपके हमदर्द, सच्चे साथी, सच्चे दोस्त, वही आपका हर समय साथ और हाथ पकड़ के रखते हैं, सही बात, रास्ता बिल्कुल दिखाते सही हैं। बात है। कोई एक ऐसी गजल आपकी जो आपको बहुत अच्छी लगती हो? मैं गजल आपकी बात, ये अभी आई है जी एक गजल, इसमें से पेश खिदमत जी है। जी वो है कि आज जिस ओर भी नजर डालें, जी आज जिस ओर भी नजर डालें, सारे मंजर बड़े निराले हैं। आज जिस ओर भी नजर डालें, सारे मंजर बड़े निराले हैं। और कुछ के हिस्से में पूरे मैखाने, कुछ के हाथों में टूटे प्याले हैं। बहुत कुछ के हिस्से में पूरे मैखाने जी और कुछ के हाथों में टूटे प्याले हैं। और सोचता हूं कि उनके दिल यारों जाने किस चीज के बने होंगे। सोचता हूं कि उनके दिल यारों जाने किस चीज के बने होंगे, जिनकी ऊंची इमारतों के तले मुंह से छीने हुए निवाले हैं। बहुत जिनकी ऊंची इमारतों के तले मुंह से छीने हुए निकाले हैं। ख्वाब फिर से दिखा रहे हैं वो, ख्वाब फिर से दिखा रहे हैं वो। इस दफा एक नई कसम खा के, कौन पिछले हिसाब मांगेगा, लोग भी कितने भोले भाले हैं। बहुत कौन पिछले हिसाब मांगेगा, लोग भी कितने भोले भाले हैं। और उनका हर काम आपकी खातिर, सुबह और शाम आपकी खातिर। उनका कहना है कि उनकी सांसें, उनका कहना है उनकी सांसें तक सारी इस मुल्क के हवाले हैं। सारी इस मुल्क के हवाले हैं। और सारी तकलीफ खत्म हो जाए, आप इतना अगर समझ जाएं, कल तलक जो घने अंधेरे थे, नाम उनका ही अब उजाले हैं। कल तलक जो घने अंधेरे थे, नाम उनका ही अब उजाले हैं। और आप चाहें तो बेहया कह लें, या हमें आप सख्त जा माने। कोई हमसे मगर न ये पूछे, होश किस तरह से संभालें, होश किस तरह से संभालें। मतलब ये जो तीखापन मैंने देखा दुष्यंत कुमार जी की कविता में था, जो गजल में था, जी वही तीखापन आपके में भी है। जी, तो वो जो जो महसूस कर रहे हैं, जो आज के दौर में देख रहे हैं, देख रहे हैं देखिए ना कि अमीरों और गरीबों में इतने फासले, इतनी दूरियां कभी नहीं रही कभी जितनी हम देख। बहुत तो ये जो मैखाने के जरिए ये कहना चाहा है कि किसके हिस्से, कुछ के हिस्से में पूरे मैखाने, कुछ के हाथों में टूटे प्याले। तो ये जो हम देख रहे हैं कि साहब, अब देख रहे हैं कि कुछ लोग है, सारी चीजें उन्हीं को दी जा रही हैं, सारी चीजें बिक बिका के उन्हीं के पास पहुंची। रही है। और कुछ लोग जो है वो बेचारे वो सरकारी राशन पे जो है वो, उसमें मतलब लोग कैसे गुजारा होता है हाँ, लोगों का। बहुत बड़ी सोच है आपकी भी, वो जो तो ये जो देख रहे हैं, तो मुझे लगा, जो मैंने महसूस किया। सही बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका बहुत समय लिया हमने। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।